Good morning, Class 8th. So, students, we are on chapter number 3, as you can see here, and the name of this chapter is Ruling the Countryside, and we have done several topics regarding this chapter. So, first of all, let me introduce you with your book. This is a history book, and we have done chapter number 1 and 2. In today's class, we are going to start a new topic that is a न्यू सिस्टम इज डिवाइस. सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या इंडिया में चल रहा था एट दैट टाइम पीरियड. तो हम लोगों ने देख लिया था कि जो कंपनी है वो दीवान बन चुकी है, उसके पास पावर्स आ चुकी हैं और अब उन्हें क्या करना है, वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें. अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जैसे वो कंट्री साइड के पास आ रही है, मतलब कंट्री साइड में अपना रूल एक्सपैंड कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो वो लोग कुछ प्रोग्राम्स को या फिर स्कीम्स लेके आते हैं. जैसे यहाँ पर एक कंपनी इंट्रोड्यूस करती है परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें कंपनी क्या बोलती है कि जो लोग हैं, जो आपके पीजेंट्स हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें टैक्स तो दे रहे हैं वो. तो पहले क्या किया गया था, अब यहाँ उनकी ये थिंकिंग या थॉट प्रोसेस था कि अगर वो डायरेक्टली लेते हैं रेवेन्यू, तो हो सकता है जो पीजेंट्स हैं वो उन्हें डायरेक्ट रेवेन्यू ना दे पाएँ, ना या फिर न देना चाहें, क्योंकि वो एक एलियन पावर है, बाहर से आए हैं. तो बहुत सारे इंडियंस उन्हें नापसंद करते हैं. तो इसी नापसंदगी की वजह से उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ज़मींदार को एक तरीके से हमारी ढाल बनाकर पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करे. तो उन्होंने क्या किया, राजा और तालुकदार को रिकॉग्नाइज कर दिया एज जमींदार, एंड उन्हें बोला, जमींदार को बोला कि अब आप कलेक्ट करो रेवेन्यू और आपको हमें देना है. अब इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जिसमें जो ज़मींदार हैं उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा. और वो जो परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था वो फिक्स था कि मुझे अगर 10,000 रुपये देने हैं तो वो देने हैं. 10,000 से ज़्यादा अगर ज़मींदार के पास आ जाते हैं तो वो बाकी का जो ऊपर का, अगर हम बोलें जो ऊपर की मलाई हम जिसे कहें, तो जो मलाई होती है वो किसके पास चली जाती है, वो ज़मींदार के पास चली जाती है. तो यहाँ पर वही बात की जा रही है. सो 10,000 रुपीज़ हमने दे दिए ब्रिटिशर्स को, उसके बाद जितना भी बचता है वो ज़मींदार के पास हो जाता है. अब क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें प्राइसेस रेवेन्यू के फिक्स थे, तो इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था. अब आगे क्या होता है, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस गलती से एक सबक लेती है. उसके बाद एक न्यू सिस्टम डिवाइस किया जाता है, जिसे हम देखेंगे कि उसका नाम क्या है. नाउ what happened next, early 19th century, as you can see, for this topic you have to go through page number 29. As you can see here, we are starting our new topic. So by the early 19th century, many company officials were convinced that the system of revenue to be changed again. So early 19th century की अगर मैं बात करूँ sorry for the interruption, तो कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने सोचा कि अब परमानेंट सेटल में हम लोगों ने बहुत सारा नुकसान झेल लिया है. अब इस नुकसान की भरपाई के लिए हम सभी को एक नए सिस्टम की ज़रूरत है. तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो नया सिस्टम चाहते थे. उसके बाद क्या होता है, हाउ कैन रेवेन्यू फिक्स परमानेंटली. उन्होंने सोचा कि हम रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कैसे कर सकते हैं. व्हेन कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट its expenses of administration and trade. हम उस टाइम पर, या फिर क्यों हम ट्रेड करना चाहते, तो हम मोर एंड मोर मनी की तलाश में हैं. ज़्यादा पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता है, बस आता रहे आता रहे आता रहे. तो ये वाली बात है. तो यहाँ पर जब कंपनी कह रही है आप परमानेंटली फिक्स कैसे कर सकते हो रेवेन्यू को, जब कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा उनके इतने सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं. ये जो टाइम पीरियड है इसमें कंपनी अलग अलग एरियाज़ में अपने रूल को एक्सपैंड कर रही है. तो ऐसे में उन्हें एक्सपेंसेस चाहिए, ना कि आप उन्हें फिक्स कर दो और वो उतना भी ना आए तो और मुसीबत है. तो यहाँ वही बात की जा रही है, जब एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड के लिए हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस चाहिए, तो आप रेवेन्यू को फिक्स नहीं कर सकते, परमानेंट नहीं कर सकते हो. तो आपके बुक के अंदर यही चीज़ें लिखी गई हैं ऑन द थर्ड लाइन. हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम, उस समय जब कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड के लिए और पैसे चाहिए. अब उसके बाद क्या होता है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की मैं बात करूँ, नॉर्थ
नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न साइड में आपका वेस्ट बंगाल सिचुएटेड है. सो इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसीज प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने. ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था. बंगाल मद्रास वाली जो प्रेसिडेंसीज थी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से करने के लिए. सो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ यूपी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं. An Englishman called Holt Mackenzie. Okay, here's the picture, a rough picture which which I have taken from the internet. यही available थी, that's why. So Holt Mackenzie एक नया सिस्टम डिवाइस करते हैं जो कि 1822 तक इफेक्ट में आता है. सो हम ये बोल सकते हैं कि जो नया जो सिस्टम है जिसे महलवाड़ी सिस्टम बोला जाता है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. सो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड ये सिस्टम इफेक्ट में कब आया 1822 के पास में आए. नाउ व्हाट इज इन दिस महलवाड़ी सिस्टम ये देखेंगे हम. ही फेल्ट that the village was an important social institution in North Indian society, needed to be preserved, order his direction. अब देखिए उन्होंने ये सोचा, उन्होंने इंडिया के अंदर रहते हुए जो असली इंडिया है उसे देखा. उन्होंने ये देखा कि जो लोग हैं ना वो अपने गांव से बहुत ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं. जो गांव है एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी में, न केवल नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी में, सदर्न इंडियन, पूरे इंडिया में जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं. तो इस जो हमारी परंपरा कह लो, हमारी परंपरा ना कि उनकी. सो ये जो प्रायोरिटी हम लोग दे रहे हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को, तो इसको ना ब्रिटिशर्स को बचा के रखना चाहिए. उन्होंने ये सोचा. यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? हॉल्ट मैकेंजी की थॉट प्रोसेस की जा रही है. नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड ना. अब वो क्या करते हैं? अंडर हिज directions, collectors went from the village to village inspecting the land. उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको टैक्सेस कलेक्ट भी करने हैं तो आपको क्या करना है. उन्होंने क्या किया, कलेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया और उन्होंने बोला कि अब गांव से गांव तक जाइएगा, वहाँ पर लैंड की इंस्पेक्शन कीजिएगा कि वो लैंड कैसी है, वो लैंड फर्टाइल है, उस पर किस तरीके की हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं. मेज़र कीजिए पूरे लैंड को. और उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द कस्टम्स एंड राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड. अब इसके बाद क्या होगा, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू. अब हमने सब कुछ जांच पड़ताल कर लिया कि ज़मीन कैसी है, वो उपजाऊ है कि नहीं है. ये सारी चीज़ें जांचने के बाद द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. now अब हमने क्या किया, अब हमने सारी की सारी फील्ड्स नाप लिए. फील्ड्स नापने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि इस गांव में या फिर इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा उपजाऊपन है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. इस एरिया की जो सॉइल है वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, दूसरे एरिया की कम है. तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए, एस्टिमेट करते हुए, हर एक प्लॉट को या हर एक विलेजेस को एस्टिमेट करने के बाद एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने रेवेन्यू डिसाइड किया, जिससे हम विलेज को यहाँ पर महल बोला गया, जिसे विलेज या फिर महल को पे करना ही पड़ेगा. इसके बाद क्या होता है, दिस डिमांड रिवाइज्ड पीरियडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स. अब हमें पिछली वाली हमारी गलती याद आती है, हमें नहीं ब्रिटिशर्स को याद आती है कि परमानेंट सेटलमेंट था. उन्होंने क्या किया था कि परमानेंट सेटलमेंट में एक फिक्स प्राइस पर रेवेन्यू दिया जाता था. अब उन्हें वो गलती याद आती है, तो उस गलती को सुधारते हुए वो लोग क्या करते हैं, अब कोई परमानेंट फिक्स नहीं होगा, पीरियडिकली जो ये जो आपका टैक्स है ना वो चेंज होता रह सकता है, परमानेंट फिक्स नहीं होगा. ये वाली बात कंफर्म थी. उसके बाद क्या होता है, द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू. अब चार्ज कौन लेगा, मतलब जो ज़मींदार पहले जो गड़बड़ कर चुके थे अब वही वापस से चीज़ हम लोग रिपीट नहीं करवाना चाहते थे बाय द ज़मींदार्स. तो अब क्या होता है, अब नाउ द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन. जो मुखिया है विलेज के, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है रादर दैन द जमींदार्स. नाउ इस सिस्टम को हम कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक अगेन. एक न्यू सिस्टम डिवाइस किया जाता है
इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड दिस सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी एंड इन इट केम अफेक्ट इन 1822। इसमें इंडियन सोसाइटी को थोड़ा बहुत प्रिजर्व रखने की कोशिश की गई है बाय दिस पर्सन जिनकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्टेड है। इन्होंने कहा है, ये इन्होंने सभी कलेक्टर्स को आदेश दिए कि आप जाइए सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन कीजिए, सर्वे कीजिए, उसके बाद हमें आके बताइए कि कहाँ पर हम लोग टैक्सेस को ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कहाँ पर हम कम लगा सकते हैं। मतलब उनकी थोड़ी बहुत हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाले पॉइंट्स में भी देखेंगे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया था या फिर कोशिश की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स हमारा थोड़ा बहुत भला करने की। सो उसके बाद फिक्स नहीं था जो अमाउंट था, सारी इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि अब आपको इतना रेवेन्यू देना है। पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने ये डिमांड की कि रिवाइज किया जाएगा पीरियडिकली, टाइम टू टाइम। ये हो सकता है इसको चेंज भी किया जाए, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, बट ये परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी लास्ट टाइम, दैट्स वाई। कलेक्ट कौन करेगा रेवेन्यू? कलेक्ट करेंगे हमारे विलेज के जो हेडमैन हैं, जो मुखिया हैं, वो कलेक्ट करेंगे। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं महलवाड़ी सिस्टम। So, by this class, we have done one topic which is the Mehelwadi system. I hope you all have understood this topic very well. In the next class, we will discuss the Munro system. Munro system भी एक तरीके से इसी का ही extension है. So, that we will discuss in the next class. So, thank you.